प्राचीन मिस्र एक ऐसी सभ्यता जिसकी शुरुआत 5000 साल से भी पहले हुई, लेकिन जिसकी गूंज आज भी आधुनिक दुनिया की सोच को चुनौती देती है। रेत में दबी कब्रें, पत्थरों में कैद रहस्य और मम्मियों के साथ दफन सवाल, यह सब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी है। जितना अधिक वैज्ञानिक खुदाई करते हैं उतने ही नए रहस्य जन्म लेते हैं। कुछ खोजें ऐसी हैं जो धर्म, विज्ञान और तर्क तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर देती हैं। कहीं अजीब अनुष्ठानों के निशान मिलते हैं, कहीं ऐसे अवशेष जो अपनी उम्र और तकनीक से चौंका देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन असाधारण खोजों की ओर जिनके सामने मिस्र का इतिहास भी खामोश हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। नंबर 1, देर एल मदीना की टैटू वाली ममिया। प्रसव, सुरक्षा और छिपे अनुष्ठानों का रहस्य। प्राचीन मिस्र के इतिहास में महिलाओं से जुड़े अनुष्ठानों की जानकारी बहुत सीमित रही है, लेकिन देर एल मदीना में हुई एक खोज ने इस चुप्पी को तोड़ दिया। यहां खुदाई के दौरान 2 ऐसी ममियां मिली जिनकी त्वचा पर स्पष्ट रूप से टैटू बने हुए थे। यह खोज इसलिए असाधारण थी क्योंकि आमतौर पर मम्मियों को खोला नहीं जाता, लेकिन ये मम्मियां कब्र लुटेरों द्वारा पहले ही खोली जा चुकी थीं, जिससे त्वचा पर बने चिन्ह सुरक्षित रह गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि दोनों मम्मियां महिलाओं की थीं और उनके टैटू किसी सजावट के लिए नहीं बल्कि गहरे धार्मिक और चिकित्सीय अर्थ रखते थे। पहली मम्मी की श्रोणी की हड्डी के पास जिगरजैग आकृति बनी थी, जिसके साथ बौने देवता बेस का चित्र था, जिन्हें मिस्रवासी प्रसव के समय महिलाओं और नवजात शिशुओं का रक्षक मानते थे। दूसरी मम्मी पर भी इसी तरह की रेखाएं थीं। साथ ही हॉरस की आंख और पंखों वाले मुकुट में देवता बेस का प्रतीक मौजूद था। शोधकर्ताओं के अनुसार ये जिगजैग रेखाएं ठंडे दलदली जल का प्रतीक हो सकती हैं, जिसे प्रसव पीड़ा कम करने से जोड़ा जाता था। इस खोज को और मजबूती तब मिली जब पास ही एक स्त्री की मूर्ति पाई गई, जिसकी कमर पर भी बेस का चित्र उकेरा गया था। इन सभी संकेतों ने मिलकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन मिस्र की महिलाएं विशेष अनुष्ठानों के अंतर्गत अपनी पीठ और कमर के आसपास टैटू बनवाती थीं, ताकि प्रसव सुरक्षित हो सके। यह केवल आस्था नहीं बल्कि शरीर, दर्द और सुरक्षा की गहरी समझ का प्रमाण था। देर एल मदीना की यह खोज आज भी इतिहासकारों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन सभ्यताओं में महिलाओं का धार्मिक ज्ञान कितना विकसित और संगठित था। नंबर 2, क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की खोई हुई समाधि। प्रेम, सत्ता और अमरता का रहस्य। प्राचीन मिस्र की सबसे चर्चित और रहस्यमय शख्सियतों में से एक थी क्लियोपेट्रा। टॉलेमी वंश की अंतिम शासिका के रूप में उन्होंने केवल राजनीति ही नहीं बल्कि कूटनीति, शिक्षा और रणनीति में भी असाधारण क्षमता दिखाई। लेकिन जितनी प्रसिद्ध उनकी सत्ता थी, उतनी ही रहस्यमय उनकी मृत्यु और समाधि आज भी बनी हुई है। क्लियोपेट्रा का जीवन रोम और मिस्र की राजनीति के बीच फंसा हुआ था और उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ उनके प्रेमी मार्क एंटनी से जुड़ा। जब रोम के शासक ऑक्टेवियन ने अलेक्जेंड्रिया पर आक्रमण किया, तब एंटनी को झूठी सूचना दी गई कि क्लियोपेट्रा मर चुकी हैं। इस सदमे में उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाद में क्लियोपेट्रा को एंटनी का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी गई, लेकिन उसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। पराजय और अपमान का जीवन स्वीकार करने के बजाय क्लियोपेट्रा ने स्वयं मृत्यु को चुन लिया। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने जहरीले सांप के जहर से आत्महत्या की, लेकिन उनकी कब्र आज तक नहीं मिली। यह रहस्य और गहरा हो गया जब 2022 में प्राचीन मिस्री मंदिर टापोसिरिस मैग्ना के नीचे एक विशाल भूमिगत सुरंग खोजी गई। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह सुरंग सीधे क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की समाधि तक जा सकती है। खुदाई में क्लियोपेट्रा से जुड़े कई सिक्के और मूर्तियां भी मिली, जिससे यह संभावना और मजबूत हुई। शोधकर्ताओं का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने जानबूझकर अपनी समाधि ओसिरिस और आइसिस की प्रेम कथा से प्रेरित होकर बनवाई, ताकि मृत्यु के बाद भी वह अपने प्रेमी के साथ अमर रह सके। यदि यह समाधि मिलती है
तो यह न केवल प्राचीन मिस्र की बल्कि पूरे मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। नंबर 3, साबू का रहस्यमय डिस्क, प्राचीन मिस्र की सबसे उलझी हुई पहेली। प्राचीन मिस्र से जुड़ी सबसे रहस्यमय और विवादित खोजों में से एक है साबू का डिस्क, जिसे 1936 में सक्कारा के नेक्रोपोलिस में खोजा गया था। यह डिस्क एक उच्च पदस्थ अधिकारी साबू की कब्र से मिली, जिसे मिस्रविदों के अनुसार फरौन अटजिब का पुत्र माना जाता है। कब्र के मध्य भाग में टूटे हुए इस अजीबोगरीब डिस्क के टुकड़े पाए गए, जिसने पुरातत्वविदों को चौंका दिया। लगभग 61 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर से अधिक मोटाई वाला यह डिस्क किसी भी झांत मिस्री कलाकृति से मेल नहीं खाता। इसके केंद्र में एक गोल छेद है, जिसके चारों ओर 3 मुड़े हुए पंखुड़ी नुमा ब्लेड बने हुए हैं, मानो यह किसी घूर्णन यंत्र का हिस्सा रहा हो। सबसे हैरान करने वाली बात इसका निर्माण पदार्थ है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह डिस्क एल्यूवराइट नामक अत्यंत नाजुक अवसादी पत्थर से बना है, जिसे पकाकर गीली मिट्टी की तरह आकार दिया गया था। इतना नाजुक पदार्थ किसी उपयोगी यांत्रिक वस्तु के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं माना जाता। यही कारण है कि इसके वास्तविक उद्देश्य पर आज तक बहस जारी है। शुरुआती दौर में कुछ शोधकर्ताओं ने इसे दीपक या कटोरे जैसा सजावटी पात्र माना, जिसे किसी आधार पर खड़ा किया गया होगा। वहीं कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना था कि यह किसी अज्ञात मशीन का प्रतीकात्मक मॉडल हो सकता है, क्योंकि इसकी आकृति आधुनिक टरबाइन या पहिए से मिलती जुलती है। हालांकि समस्या यह है कि पहिए का प्रचलन मिस्र में बहुत बाद में आया और यह डिस्क उस काल से लगभग 1000 वर्ष पुराना है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार साबू का डिस्क किसी धातु से बने वास्तविक उपकरण की पत्थर की प्रतिकृति हो सकता है, जिसे कब्र में सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया। पत्थर भूमिगत वातावरण में धातु की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है, लेकिन इस सिद्धांत के समर्थन में भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। आज भी साबू का डिस्क मिस्र की उन गिनी चुनी खोजों में शामिल है, जो जितना अधिक देखी जाती हैं, उतने ही नए सवाल खड़े करती हैं। यह खोज इस बात का प्रतीक बन चुकी है कि प्राचीन मिस्र की तकनीकी समझ शायद हमारी वर्तमान धारणाओं से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय थी। नंबर 4, डोरोथी एडी, ओम सेती, पुनर्जन्म का दावा और प्राचीन स्मृतियों का रहस्य। आधुनिक युग में यदि किसी एक व्यक्ति की कहानी ने प्राचीन मिस्र के रहस्यों को नई दिशा दी, तो वह थी डोरोथी एडी, जिन्हें मिस्र में ओम सेती के नाम से जाना गया। 1904 में इंग्लैंड में जन्मी डोरोथी का जीवन 3 वर्ष की आयु में एक भयावह घटना से बदल गया, जब वह खिड़की से गिरकर कोमा में चली गई और कुछ समय के लिए चिकित्सकों ने उन्हें मृत तक घोषित कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका होश में आ जाना उस घटना की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। होश में आने के बाद डोरोथी का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह स्वयं को इंग्लैंड में पराया महसूस करती थीं और बार बार कहती थीं कि उनका असली घर मिस्र में है। बचपन से ही डोरोथी प्राचीन मिस्र की ओर असामान्य रूप से आकर्षित थीं। ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मिस्री कलाकृतियों को देखकर वह भावुक हो जाती और दावा करती कि ये सब उन्हें पहले से परिचित हैं। जैसे जैसे वह बड़ी होती गईं, उनका ज्ञान और भी चौंकाने वाला होता गया। उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के प्राचीन मिस्री भाषा, धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिरों की संरचना के बारे में ऐसी जानकारियां में दी, जिन्हें सुनकर मिस्रविद हैरान रह जाते थे। डोरोथी का दावा था कि अपने पिछले जीवन में वह ओसिरिस के मंदिर की एक पुजारिन थी और फरौन सेती प्रथम के शासनकाल में रहती थी। बाद में विवाह के पश्चात वह मिस्र चली गई और अबीडोस में ओसिरिस के मंदिर के पास रहने लगी। वहां उन्होंने पुरातत्वविदों के साथ काम किया और कई बार खुदाई में ऐसे स्थानों की ओर इशारा किया जिन्हें बाद में सच पाया गया। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, तो कुछ इसे असाधारण स्मृति या पुनर्जन्म का प्रमाण।
डोरोथी एडी की कहानी आज भी इस सवाल को जीवित रखती है कि क्या मानव चेतना मृत्यु के बाद भी किसी रूप में स्मृतियों को संजोए रख सकती है। नंबर 5, फारसी राजकुमारी की नकली मम्मी, प्राचीन कला के नाम पर आधुनिक अपराध। प्राचीन मिस्र से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक वह मामला है जिसने पुरातत्व की दुनिया को हिला दिया। वर्ष 2000 में पाकिस्तान में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो करीब $11 मिलियन में एक प्राचीन सर्कोफेगस और मम्मी बेचने की कोशिश कर रहा था। बरामद की गई मम्मी को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया, जहां शुरुआती जांच में सब कुछ असली लगता था। मम्मी को शुद्ध मिस्री शैली में लपेटा गया था। उसके चेहरे पर सुनहरी मुखौटा, सिर पर मुकुट और छाती पर शिलालेख मौजूद था, जिसमें लिखा था, मैं महान राजा जर्क्सीस की पुत्री हूं। इस शिलालेख ने शोधकर्ताओं को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यह किसी फारसी राजकुमारी की मम्मी हो सकती है, संभवतः जर्क्सीस प्रथम के काल की। सर्कोफेगस की नक्काशी, देवताओं के चित्र और दफन की विधि इतनी सटीक थी कि अनुभवी मिस्रविद भी भ्रमित हो गए। अनुमान लगाया गया कि यह मम्मी लगभग 2600 वर्ष पुरानी है और यह खोज मिस्र और फारस के संबंधों पर नई रोशनी डाल सकती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग और फोरेंसिक विश्लेषण किया तो सच्चाई सामने आ गई। यह कोई प्राचीन मम्मी नहीं थी, बल्कि एक आधुनिक युवती का शव था जिसकी हत्या 1990 के दशक में की गई थी। यह खुलासा जितना चौंकाने वाला था, उतना ही भयावह भी। अपराधियों ने न केवल हत्या की थी, बल्कि शव को प्राचीन मिस्री शैली में ममीफाई कर नकली सर्कोफेगस बनवाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने की कोशिश की थी। विशेषज्ञों के अनुसार इतनी उच्च स्तर की जालसाजी वही व्यक्ति कर सकता था जिसे मिस्री दफन परंपराओं का गहरा ज्ञान हो। इस मामले में पीड़िता की पहचान कभी स्थापित नहीं हो सकी और यह रहस्य भी बना रहा कि अपराधियों ने इतना जोखिम क्यों उठाया। यह घटना इस बात का कठोर प्रमाण है कि प्राचीन मिस्र की विरासत केवल रहस्यों से ही नहीं, बल्कि आधुनिक लालच और अपराध से भी जुड़ चुकी है। नंबर 6, टुली पपीरस और आकाश में दिखे अग्निचक्र, प्राचीन मिस्र का सबसे विवादित दस्तावेज। प्राचीन मिस्र से जुड़ा एक ऐसा दस्तावेज है जिसने इतिहास, विज्ञान और कल्पना तीनों के बीच एक गहरी बहस छेड़ दी। इस रहस्यमय लेख को टुल्ली पपीरस के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1933 में वेटिकन संग्रहालय के मिस्री विभाग के निदेशक अल्बर्टो टुल्ली ने काहिरा की एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में एक पपीरस देखा जिसे वे खरीद नहीं सके, लेकिन उसकी हूबहू प्रतिलिपि बना ली। बाद में इस पाठ को पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने मिस्रविद बोरिस दे राखेविज से सहायता ली। अनुवाद के अनुसार यह पपीरस फरौन तुतमोस तृतीय के शासनकाल लगभग 1480 ईसा पूर्व की एक विचित्र घटना का वर्णन करता है। इसमें लिखा है कि फरौन और उसकी सेना ने आकाश में एक विशाल अग्निचक्र देखा जिसका व्यास लगभग 5 मीटर था और जो धुएं या चमकदार रेखा छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ समय बाद ऐसे ही और कई चमकते हुए पिंड आकाश में प्रकट होने लगे। उनका प्रकाश इतना तीव्र बताया गया कि वह सूर्य से भी अधिक उज्जवल प्रतीत होता था। जब इनकी संख्या बहुत बढ़ गई तो वे ऊंचाई पर जाकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गए। इसके बाद आकाश से मछलियां और पक्षी गिरने लगे, जिसे उस समय एक अलौकिक संकेत माना गया। इस वर्णन ने आधुनिक युग में कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या प्राचीन मिस्रवासियों ने किसी अज्ञात आकाशीय तकनीक या बाहरी सभ्यता का सामना किया था। ऑफोलॉजिस्ट इस पपीरस को पृथ्वी के बाहर की बुद्धिमान सभ्यताओं के सबसे प्राचीन साक्ष्यों में से एक मानते हैं। वहीं इतिहासकार और विद्वान इसे प्राकृतिक खगोलीय घटना, धूमकेतु या प्रतीकात्मक धार्मिक लेखन भी मानते हैं। विवाद तब और गहरा हो गया जब शोधकर्ता सैमुएल रोसेनबर्ग ने वेटिकन से मूल पपीरस देखने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि मूल दस्तावेज खो चुका है। यदि यह पपीरस वास्तव में अस्तित्व में था तो उसका गायब हो जाना आज तक सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। नंबर 7, बेरेनाइके के मंदिर में अज्ञात अनुष्ठान,
कटे हुए बाज और रहस्यमय नियम। प्राचीन मिस्र के पूर्वी रेगिस्तान में स्थित समुद्री बंदरगाह नगर बेरेनाइके लंबे समय तक केवल व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता रहा, लेकिन हालिया खुदाइयों ने इसके धार्मिक इतिहास की एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली परत खोल दी। 2019 में की गई खुदाई के निष्कर्ष 2022 में प्रकाशित हुए, जिनमें बताया गया कि बेरेनाइके के एक प्राचीन मंदिर परिसर में ऐसे अनुष्ठानों के प्रमाण मिले हैं जिनका उल्लेख मिस्री धार्मिक ग्रंथों में पहले नहीं मिलता। यह मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सक्रिय था और बाद में यहां खानाबदोश समुदायों का प्रवेश हुआ, जिन्होंने मिस्री परंपराओं के साथ अपने विश्वासों को भी जोड़ा। खुदाई के दौरान मंदिर के भीतर और आसपास अनेक चढ़ावे, धार्मिक वस्तुएं और एक शिलालेख वाली स्टेला मिली, जिस पर मंदिर में व्यवहार से जुड़े नियम अंकित थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खोज थी 15 बाजों के अवशेष, जिनमें से प्रत्येक का सिर अलग किया गया था। इन पक्षियों के पास ही उनके अंडे भी रखे मिले, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह कोई सामान्य बलि नहीं, बल्कि एक सुविचारित अनुष्ठान था। स्टेला पर लिखे नियमों में से एक नियम ने पुरातत्वविदों को और भी उलझन में डाल दिया। उसमें मंदिर परिसर में बाजों के सिर उबालने पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया था। यह नियम अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। यदि सिर उबालने की मनाही थी, तो फिर इतने सारे सिरविहीन बाजों का क्या अर्थ था? शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अनुष्ठान मिस्री बाज पूजा और खानाबदोश समुदायों के चंद्र देवता से जुड़े विश्वासों का मिश्रण हो सकता है। बाज मिस्र में आकाश और राजसत्ता के प्रतीक माने जाते थे, जबकि चंद्रमा से जुड़े अनुष्ठान रात, पुनर्जन्म और चक्रों का संकेत देते हैं। बेरेनाइके की यह खोज यह साबित करती है कि प्राचीन मिस्र का धर्म स्थिर नहीं था, बल्कि समय और समुदायों के साथ बदलता और नए रूप लेता रहा। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी इतिहासकारों के लिए एक खुला रहस्य बना हुआ है। नंबर 8, पवित्र कोबरा का 37 मिलियन वर्ष पुराना पूर्वज, आस्था और भूविज्ञान का अप्रत्याशित संबंध। प्राचीन मिस्र में सांप केवल एक जीव नहीं था, बल्कि सत्ता, सुरक्षा और दिव्यता का प्रतीक माना जाता था। फरौनों के मुकुट पर उकेरी गई कोबरा आकृति राजकीय शक्ति का संकेत थी और इसे देवताओं से सीधा संबंध माना जाता था। इसी आस्था के पीछे कोई गहरी स्मृति छिपी थी या यह केवल प्रतीकात्मक विश्वास था? इस प्रश्न को 2022 में हुई एक वैज्ञानिक खोज ने नया आयाम दे दिया। मिस्र की फयूम अवसाद में स्थित एक चूना पत्थर के पठार पर पुरातत्वविदों और जीवाश्म वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अवशेष खोजा जिसने मिस्री सर्प पूजा की जड़ों को लाखों वर्ष पीछे धकेल दिया। इस स्थान से एक प्राचीन सांप का लगभग पूर्ण कंकाल प्राप्त हुआ, जिसे आधुनिक मिस्री कोबरा का पूर्वज माना गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जीवाश्म की आयु लगभग 37 मिलियन वर्ष है, जो योसीन युग से संबंधित है। आमतौर पर सरीसृपों के अवशेष बहुत खराब स्थिति में मिलते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां समय के साथ बिखर जाती हैं, लेकिन यह कंकाल असाधारण रूप से अच्छी अवस्था में सुरक्षित था। इससे शोधकर्ताओं को सांप के आकार, जबड़े की बनावट और जीवन शैली को समझने में मदद मिली। इस खोज ने इतिहासकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या प्राचीन मिस्रवासियों को यह ज्ञान था कि जिस भूमि पर वे रहते हैं वहीं कभी विशाल और प्रभावशाली कोबरा प्रजातियां पाई जाती थीं। संभव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही स्मृतियां और कथाएं बाद में धार्मिक विश्वासों का रूप लेती गई हों। यही कारण हो सकता है कि कोबरा को मिस्र में इतनी पवित्रता दी गई। वैज्ञानिक दृष्टि से यह खोज केवल जीवाश्म विज्ञान तक सीमित नहीं है। यह इस बात का संकेत भी देती है कि प्राचीन सभ्यताओं की आस्थाएं अक्सर उनके आसपास के प्राकृतिक इतिहास से जुड़ी होती थीं। फयूम की यह खोज आज भी इस रहस्य को जीवित रखती है कि विज्ञान और धर्म के बीच की दूरी उतनी स्पष्ट नहीं जितनी हमें आज प्रतीत होती है। नंबर 9, कुब्बत अल हावा की मगरमच्छ समाधि, देवता को समर्पित एक भयावह बलि।
प्राचीन मिस्र में मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु भी धार्मिक अनुष्ठानों का अहम हिस्सा थे। इसी परंपरा का सबसे असाधारण प्रमाण 2019 में दक्षिणी मिस्र के नेक्रोपोलिस कुब्बत अल हावा में सामने आया, जहां पुरातत्वविदों ने मगरमच्छों से भरी एक अनोखी समाधि खोजी। यह खोज इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि इससे पहले मिस्र में अधिकतर छोटे मगरमच्छों या उनके शावकों की मम्मियां ही मिली थीं, जबकि यहां वयस्क और विशाल आकार के मगरमच्छ दफनाए गए थे। इस कब्र में कुल 5 खोपड़ियां, 4 लगभग पूर्ण कंकाल और एक पूरी तरह ममीकृत मगरमच्छ पाया गया। ममीकृत मगरमच्छ की लंबाई लगभग 223 सेंटीमीटर थी, जबकि वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार जीवित अवस्था में उसकी लंबाई 260 सेंटीमीटर से भी अधिक रही होगी। अन्य मगरमच्छों की लंबाई 185 से लेकर 330 सेंटीमीटर तक थी, जो इस बात का संकेत है कि इन्हें जानबूझकर चुना गया था। कब्र के भीतर ताड़ के पत्ते, लिनन कपड़े के अवशेष, सरीसृपों के अंडों के खोल, कीटों की कोशिकाएं और कुछ पौधों के अवशेष भी मिले, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक सुव्यवस्थित धार्मिक अनुष्ठान था, न कि साधारण दफन। वैज्ञानिक जांच में यह भी सामने आया कि इन मगरमच्छों के शरीर पर पारंपरिक ममीकरण के चिह्न नहीं थे। इससे अनुमान लगाया गया कि संभवतः इन्हें जीवित ही दफनाया गया या फिर किसी विशेष विधि से बलि दी गई। प्राचीन मिस्र में मगरमच्छ को नील नदी और जल शक्ति से जोड़ा जाता था, इसलिए इसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किया जाता था। कुब्बत अल हावा की यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार सिद्ध करती है कि मिस्र में वयस्क मगरमच्छों को भी बड़े पैमाने पर धार्मिक बलि के रूप में दफनाया गया। यह समाधि आज भी इतिहासकारों के सामने यह प्रश्न खड़ा करती है कि आस्था की सीमा आखिर कहां तक जाती थी। नंबर 10, सक्कारा का 2600 वर्ष पुराना पनीर, मृत्यु के बाद के जीवन का स्वाद। प्राचीन मिस्र की कब्रों में भोजन रखने की परंपरा लंबे समय से ज्ञात है, लेकिन सक्कारा में मिली एक खोज ने इस परंपरा को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। खुदाई के दौरान शोधकर्ताओं का ध्यान कुछ मिट्टी के गड्ढों पर गया, जिनके भीतर एक सूखी ठोस सी परत जमी हुई थी। प्रारंभिक अनुमान यही था कि यह कोई सामान्य खाद्य अर्पण रहा होगा, परंतु जब रासायनिक विश्लेषण किया गया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। यह पदार्थ पनीर निकला और वह भी लगभग 2600 वर्ष पुराना। यह खोज सक्कारा के नेक्रोपोलिस में हुई, जहां कई उच्च पदस्थ अधिकारियों की कब्रें स्थित हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह पनीर गाय, बकरी और भेड़ के दूध के मिश्रण से बनाया गया था। इसकी संरचना और नमक की मात्रा से संकेत मिलता है कि प्राचीन मिस्रवासी दुग्ध उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की तकनीक से परिचित थे। यह केवल भोजन नहीं था, बल्कि मृतक के लिए परलोक में उपयोग होने वाला एक आवश्यक संसाधन माना जाता था। मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसी तरह भोजन की आवश्यकता होगी जैसे जीवित अवस्था में होती है। इसलिए कब्रों में अनाज, मांस, फल और अब प्रमाणित रूप से पनीर भी रखा जाता था। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पनीरवाद की सभ्यताओं से जोड़ा जाता था। सक्कारा का यह नमूना न केवल मिस्र की खाद्य संस्कृति की प्राचीनता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि उस समय डेयरी उत्पादन कितना उन्नत था। इससे पहले इसी क्षेत्र में ताहमेस की कब्र से 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना पनीर मिलने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसने इस धारणा को और मजबूत किया कि मिस्र डेयरी तकनीक का प्रारंभिक केंद्र रहा होगा। आज यह पनीर खाने योग्य नहीं है, लेकिन यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा मानते थे, और उस यात्रा के लिए वे स्वाद और पोषण दोनों साथ लेकर चलते थे। नंबर 11, श्रापित मम्मी की किंवदंती, अफवाह, डर और मीडिया का खेल। प्राचीन मिस्र से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक तथाकथित श्रापित मम्मी की दास्तान, जिसने 19वीं और 20वीं सदी में लोगों की कल्पना पर गहरी छाप छोड़ी।
यह कहानी 1860 के दशक में शुरू होती है, जब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 4 युवकों ने मिस्र की यात्रा के दौरान एक प्राचीन सरकोफेगस की ढक्कन खरीद ली, जो एक मिस्री पुजारिन की बताई जाती थी। इसके बाद कथित तौर पर घटनाओं की एक भयावह श्रृंखला शुरू हुई। किसी की रहस्यमय मृत्यु, किसी का गंभीर रूप से घायल होना और किसी का अचानक आर्थिक रूप से तबाह हो जाना। इन घटनाओं को उस ढक्कन से जोड़ा गया और धीरे धीरे श्राप की कहानी जन्म लेने लगी। बाद में यह ढक्कन लंदन पहुंच गई और अंततः ब्रिटिश म्यूजियम के संग्रह का हिस्सा बनी। यहीं से इस कथा को नया जीवन मिला। अखबारों और पत्रिकाओं ने इसे सनसनीखेज रूप दिया और दावा किया गया कि जो भी इस वस्तु के संपर्क में आया वह किसी न किसी विपत्ति का शिकार हुआ। यहां तक कहा गया कि प्रसिद्ध समुद्री दुर्घटना में भी इस ढक्कन की भूमिका थी। हालांकि बाद की जांचों में यह स्पष्ट हुआ कि यह पूरी कहानी तथ्यों से अधिक अफवाहों पर आधारित थी। इतिहासकारों के अनुसार इस कथा को फैलाने में कुछ पत्रकारों की बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने पाठकों की रुचि और बिक्री बढ़ाने के लिए घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। तथाकथित श्रापित ममी असल में कभी ममी थी ही नहीं, बल्कि एक ताबूत का ढक्कन मात्र थी और उससे जुड़ी मौतों या दुर्घटनाओं का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। फिर भी यह कहानी दिखाती है कि प्राचीन मिस्र की रहस्यमय छवि आधुनिक समाज में डर और आकर्षण दोनों को कैसे जन्म देती है। सच चाहे जो भी हो, श्रापित ममी की किंवदंती आज भी इस बात का उदाहरण है कि इतिहास से ज्यादा ताकत कभी कभी कहानी में होती है। नंबर 12, चीखती ममी का रहस्य, राजदरबारी, षड्यंत्र और अमरदंड। प्राचीन मिस्र की सबसे भयावह खोजों में से एक है वह मम्मी जिसका मुंह खुला हुआ है और चेहरा ऐसा प्रतीत होता है मानो वह असहनीय पीड़ा में चीख रही हो। 1886 में लक्सर के पास देर अल-बहरी में मिले इस अवशेष को लंबे समय तक अज्ञात पुरुष ई कहा गया। सामान्य मम्मियों के विपरीत इस शरीर को न तो पारंपरिक सम्मान मिला और न ही मानक दफन विधि। उसके अंगों को सुरक्षित निकालने के बजाय शरीर को पशु चर्म में लपेटा गया था, एक ऐसा कृत्य जिसे मिस्री मान्यताओं में आत्मा के लिए घोर अपमान माना जाता था। आधुनिक डीएनए और फोरेंसिक विश्लेषण ने अंततः इस रहस्य से पर्दा उठाया। परिणामों से पता चला कि यह व्यक्ति फराउन रामेसेस तृतीय का पुत्र पेंटावेर था। इतिहास बताता है कि राजमहल में एक षड्यंत्र रचा गया जिसका उद्देश्य रामेसेस तृतीय की हत्या कर उत्तराधिकार बदलना था। इस साजिश की सूत्रधार पेंटावेर की माता थीं, जिन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन दिलाने के लिए योजना बनाई। फरौन पर हमला सफल हुआ, लेकिन वैध उत्तराधिकारी ने समय रहते प्रतिरोध कर लिया। षड्यंत्र उजागर होने पर पेंटावेर को निर्दय दंड दिया गया। माना जाता है कि उसे आत्महत्या के लिए विवश किया गया या अत्यंत क्रूर तरीके से मार डाला गया। उसके दफन की अपमानजनक विधि पशु चर्म में लपेटना इस विश्वास से जुड़ी थी कि इससे आत्मा परलोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि उसका चेहरा आज भी आतंकित अवस्था में जड़ा हुआ लगता है। आज यह चीखती मम्मी काहिरा के मिस्र का राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह अवशेष केवल एक मृत्यु नहीं, बल्कि सत्ता, विश्वास और दंड की उस कठोर व्यवस्था का साक्ष्य है जिसमें अपराध का मूल्य मृत्यु के बाद भी चुकाना पड़ता था। नंबर 13, नेफरतिति का लापता अंत, सत्ता, पहचान और अदृश्य समाधि का रहस्य। प्राचीन मिस्र की सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय रानियों में से एक थी नेफरतिति। वह फिरौन अखेनातेन की प्रमुख पत्नी थी और अमारना काल के धार्मिक परिवर्तन की केंद्रीय शख्सियत मानी जाती है। इसी काल में मिस्र ने परंपरागत देवताओं से हटकर सूर्य देवता आतोन की एकेश्वरवादी पूजा को अपनाया। कला, शासन और धर्म तीनों में नेफरतिति की भूमिका असाधारण थी, लेकिन अखेनातेन के शासन के लगभग 12वें वर्ष के बाद उनका नाम अचानक ऐतिहासिक अभिलेखों से गायब हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां इतिहास एक गहरे रहस्य में बदल जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है
कि नेफरतिति किसी बीमारी से मरी या सत्ता संघर्ष में हटाई गई, लेकिन इन दावों का कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला। उलटे अमारना में मिली एक मूर्ति और बाद की खोजों में एक वृद्ध स्त्री का मुखौटा सामने आया, जिसे कई विशेषज्ञ नेफरतिति से जोड़ते हैं। इससे यह संभावना बनी कि वह जीवित रहीं और किसी नए नाम से शासन करती रहीं। एक प्रचलित सिद्धांत यह भी है कि नेफरतिति ने पुरुष सहशासक के रूप में नेफर नेफरुआतोन नाम अपनाया और अखेनातेन के बाद कुछ समय तक सत्ता संभाली। यदि ऐसा था तो उनका दफन कहां हुआ, यह प्रश्न और उलझ जाता है। राजाओं की घाटी में अनेक कब्रें खोजी जा चुकी हैं, लेकिन नेफरतिति की पुष्टि किसी से नहीं हुई। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि उनकी समाधि किसी झात कब्र के भीतर छिपी हो सकती है, या फिर अमारना क्षेत्र में अब तक अनदेखी पड़ी हो। नेफरतिति का रहस्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सत्ता में सक्रिय स्त्री शासन की मिसाल थी। उनका अचानक गायब हो जाना केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस युग के इतिहास का खोया हुआ अध्याय है, जिसे ढूंढने की कोशिश आज भी जारी है। नंबर 14, साक्कारा की उड़ने वाली चिड़िया, खिलौना या प्राचीन उड़ान ज्ञान का संकेत। प्राचीन मिस्र की सबसे विवादास्पद वस्तुओं में से एक है साक्कारा की लकड़ी की चिड़िया, जिसे 1898 में साक्कारा में एक कब्र से खोजा गया था। लगभग 2100 वर्ष पुरानी मानी जाने वाली यह छोटी सी आकृति पहली नजर में साधारण खिलौने जैसी लगती है, लेकिन इसकी बनावट ने दशकों से शोधकर्ताओं को उलझन में डाले रखा है। चिड़िया की सबसे अनोखी बात उसके पंखों का कोण, धड़ का वायुगतिक आकार और नीचे की ओर झुका हुआ सिर है। ऐसी विशेषताएं जो जीवित पक्षियों से अधिक किसी ग्लाइडर की याद दिलाती हैं। लंबे समय तक यह वस्तु काहिरा के संग्रहालय भंडार में उपेक्षित पड़ी रही। 1970 के दशक में मिस्री विद्वान खलील मैसीहा ने इस पर दोबारा ध्यान दिलाया और सुझाव दिया कि यह केवल खिलौना नहीं, बल्कि किसी उड़ान सिद्धांत का मॉडल हो सकती है। उन्होंने इसकी एक प्रतिकृति बनाकर पीछे पूंछ स्थिरक जोड़ा और दावा किया कि हाथ से छोड़े जाने पर यह कुछ क्षणों तक हवा में सरक सकती है। इस प्रयोग ने बहस को और हवा दी। आलोचकों का कहना है कि मूल आकृति में पूंछ स्थिरक का अभाव इसे वास्तविक उड़ान के लिए अयोग्य बनाता है और यह संभवतः धार्मिक प्रतीक या सजावटी वस्तु रही होगी। कुछ इसे पक्षी देवताओं से जुड़ा अनुष्ठानिक चिन्ह मानते हैं, तो कुछ इसे बच्चों का खिलौना। फिर भी समर्थक पक्ष इंगित करता है कि प्राचीन मिस्रवासी नौकायन, वास्तुकला और गणित में अत्यंत उन्नत थे। ऐसे में वायुगतिकी की बुनियादी समझ होना असंभव नहीं लगता। आज भी साक्कारा की यह चिड़िया एक खुला प्रश्न है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्राचीन सभ्यताओं का तकनीकी ज्ञान हमारी धारणाओं से कहीं आगे था, या फिर हम एक साधारण वस्तु में असाधारण अर्थ खोज रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में यह खोज मिस्र के रहस्यों की सूची में एक अहम अध्याय जोड़ती है। नंबर 15, गेबेलेन की सबसे प्राचीन ममियां, प्राकृतिक संरक्षण और एक भूला हुआ अपराध। प्राचीन मिस्र की ममीकरण परंपरा को आमतौर पर जटिल अनुष्ठानों और रासायनिक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है, लेकिन गेबेलेन में मिली ममियों ने इस धारणा को बदल दिया। 1896 में नील नदी के पश्चिम में स्थित गेबेलेन के रेतीले क्षेत्र में खुदाई के दौरान 6 मानव अवशेष पाए गए, जिनकी आयु लगभग 3400 ईसा पूर्व आंकी गई। यह काल मिस्र के पूर्व वंशीय युग से संबंधित है, जब कृत्रिम ममीकरण की शुरुआत भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद ये शव आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित अवस्था में मिले। इन ममियों का संरक्षण किसी मानवीय प्रक्रिया से नहीं, बल्कि प्रकृति के कारण हुआ था। गर्म और शुष्क रेत ने शरीर की नमी को जल्दी सोख लिया, जिससे सड़न की प्रक्रिया रुक गई। सभी शव भ्रूण जैसी मुद्रा में दफनाए गए थे, जो उस समय की दफन परंपरा को दर्शाता है। इनमें से 3 पुरुष और 1 महिला की पहचान की गई, जबकि शेष की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। 1901 में इन मम्मियों में से एक पुरुष
अवशेष को लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया, जिसे उसके लाल भूरे बालों के कारण लंबे समय तक जिंजर कहा गया। आधुनिक वैज्ञानिक जांच ने इस मम्मी के जीवन और मृत्यु को लेकर चौंकाने वाला सच उजागर किया। 2012 में किए गए सीटी स्कैन और फॉरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि यह युवक लगभग 18 से 20 वर्ष की आयु में मारा गया था। उसके बाएं कंधे में गहरी चाकू जैसी चोट थी, जिसने हड्डी और फेफड़े को भेद दिया था। यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला था। केबेलेन की ये मम्मियां इसलिए अनोखी हैं क्योंकि ये अब तक मिली सबसे प्राचीन लगभग पूर्ण मानव मम्मियां हैं। वे न केवल मिस्र की प्रारंभिक दफन परंपराओं को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि हिंसा और अपराध मानव इतिहास के उतने ही पुराने पहलू हैं जितनी सभ्यता स्वयं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे रहस्यमय इतिहास, असाधारण खोजें और अनसुलझे सवाल पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं। आपकी यही छोटी सी सक्रियता हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। अगली रहस्यमय यात्रा में फिर मुलाकात होगी।